मेरे भाई पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी की एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन देखी थी। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और विस्तार में जानेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय क्लाइमेटोलॉजी? देखिए, ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। एक होगा क्लाइमेटोलॉजी, एक होगा हमारे पास ओशियनोग्राफी यानी हम समुद्र के बारे में देखेंगे, और एक होगा हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी यानी हम लैंड फॉर्म्स के बारे में देखने वाले हैं, वॉल्केनोज, प्लेट्यूज वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे आसमां में जहाँ, हाँ या ना। अब आप जब ऊपर देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है आसमान, नीला आसमान, पीला आसमान। तो वो जो है वो होता है एटमॉस्फेयर। और जब हम क्लाइमेटोलॉजी की बात कर ही रहे होते हैं तो इसमें जो वर्ड आ रहा होता है क्लाइमेट, तो इसको भी क्लियर कर लिया जाए कि ये क्लाइमेट क्या है। और क्लाइमेट की जब हम बात कर ही रहे होते हैं तो हम वेदर की बात कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है कि वेदर इज द इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट और क्लाइमेट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेदर। भाई साहब, जिन्होंने साइंस नहीं लिया था 10 के बाद उनकी तो हालत टाइट हो। नो ऑफेंस टू एनीवन बट यस, लेकिन हम वो सब नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई फालतू पंगा नहीं। जियोग्राफी है मजे से। जब हम वेदर की बात करते हैं, आप अभी गूगल खोलो और आप सर्च करो कि भाई साहब वेदर या फिर टेम्परेचर, वेदर टुडे सिंपली सर्च करो वेदर टुडे। जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, विंड स्पीड, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, विल इट रेन टुडे, रेन के कितनी चांसेस हैं, इतना डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर, हर चीज़, ह्यूमिडिटी, जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, सिंपल मोटा मोटी टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, वो चीज़ हम वेदर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। यानी अगर आपको डिफाइन करना चाहूँ तो ये आपकी सराउंडिंग की फिजिकल स्टेट है भाई। बारिश हो रहा है या नहीं, ह्यूमिडिटी कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, सनलाइट कितना है, कितने बजे सनसेट होगा, कितने बजे मून राइज होगा, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल स्टेट है आपकी सराउंडिंग की, वो वेदर होता है। अच्छा, ठीक है, मतलब वेदर तो सर कभी बदल सकता है। हाँ जी, अभी सुबह सुबह मैं उठा, भाई साहब क्या धूप हो रहा है, क्या मस्त शाइनी डे है, मैं निकला कि भाई साहब आज तो भाई वर्कआउट होगा। बाहर निकले जैसे ही दौड़ने के लिए बारिश आ गई, लो भैया खत्म खेला। लेकिन फिर मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं बारिश में भी दौड़ूंगा। लेकिन ठीक है, वेदर बदल गई, ठीक है, अचानक से काला काला आसमान भर गया, ठीक है, दिन में ही रात हो गई, ठीक है, दिखता है ना कि दिन में ही रात है, अब रिजल्ट आने ही वाला है। ठीक है, तो वेदर इज अ टेम्परेरी थिंग, ठीक है, टेम्परेरी थिंग है, कभी भी बदल सकता है। लेकिन अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट क्या चीज कहता है मेरे भाई? किसी एक स्पेसिफिक रीजन की 30 वर्ष से ज्यादा अगर मैं वेदर की बात कर रहा होता हूं कि सर इंडिया का 30 सालों से क्या एक एवरेज वेदर रहा है कि भाई साहब हाँ इतनी गर्मी पड़ती है, इतना ठंडा पड़ता है, इस टाइम के अराउंड बारिश हो रही है, इस टाइम के अराउंड विंटर आता है, ये 30 सालों से जो एक आपने एवरेज निकाला है ना वेदर का, किसी एक जगह का, वो होता है क्लाइमेट। ये एक लॉन्ग टर्म चीज होती है। ये ऐसा नहीं कि आज बारिश हो रही तो क्लाइमेट ही इंडिया का बदल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, भाई ये 30 वर्ष की एक हमने ज्योग्राफी देखी है कि हाँ भाई साहब 30 वर्ष से ये इंडिया का एक एवरेज वेदर रहा है, यानी इंडिया की वो क्लाइमेट है। ठीक है, मोटा मोटी समझना है अपने को। ठीक है, और वेदर एक दिन किसी की एक जगह पे बारिश हो गई तो ऐसा नहीं है कि पेड़ उगना शुरू हो जाएंगे। अगर डेजर्ट एकदम राजस्थान है भाई साहब, सूखा पड़ा हो एक जगह, अचानक से बारिश हो जा रही है, एक दिन बाढ़ आ गया। ठीक है, एक बार हुआ था, इसी पिछले साल हुआ था 2024 में, बाढ़ आ गया था राजस्थान में। ऐसा थोड़ी बाढ़ आ गया तो पेड़ उगने लग जाएंगे भाई साहब, अब कैक्टस नहीं होगा वहां पे, आप पीपल के पेड़ उगने लग गए, पूरा हरियाली छा गई, नहीं भाई। ठीक है, यानी वेदर एक शॉर्ट टर्म ऐसी चीज है जिसके बदलने से फ्लोरा या फाउना पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फ्लोरा या फौना पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं, इस पे फर्क पड़ता है भाई। इंडिया के फ्लोरा और फाउना से क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे फर्क पड़ रहा है, फ्लोरा और फाउना पे फर्क पड़ रहा है। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट। फाउना क्या होता है? एनिमल हैबिटेशन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब आते हैं जहां से मैंने शुरुआत किया था कि सर आसमां जहां, यानी ऊपर आप देखोगे तो आपको क्या दिखता है? आसमान। ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं भाई साहब? एटमॉस्फेयर। अब जब भी मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, जब भी मैं
एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, तो आप अगर इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सर एटमॉस्फेयर बना कैसे, हाउ, एटमॉस्फेयर व्हाट, इसके बारे में जानकारी, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज रीजन, वाई नहीं, रीजन कह सकते हो, लेकिन रीजन ये नहीं कि एटमॉस्फेयर बना क्यों, ये वाली बात नहीं। रीजन इन द सेंस कि सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, भाई इससे मेरा निजी क्या फायदा हो रहा है, सर तैयारी में काम, अरे भाई वो नहीं, यानी ह्यूमंस को क्या ये इफेक्ट कर पा रहा है। मैंने आपके पिछली वीडियो में आपको यही बताना चाहा था कि सर ज्योग्राफी ह्यूमन और अर्थ, समझ हो, ह्यूमन और अर्थ, या फिर आप ये कह लो ह्यूमन और नेचर के बीच के रिलेशन है। नेचर ह्यूमन को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, ह्यूमन नेचर को कैसे फायदा पहुंचा सकता है, उसी की बात हम कर रहे होते हैं कि भाई एटमॉस्फेयर पढ़ूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा होने वाला है, एटमॉस्फेयर बना कैसे, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले। अच्छा शुरू करते हैं भाई साहब। एटमॉस्फेयर अभी हम पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे वो होगा एवोल्यूशन, वो होगा एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई साहब मैं ज्यादा लिखवाता नहीं हूं, ठीक है, बस टॉपिक हेडिंग लिखवाते रहते हैं कि ताकि थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। हाँ, कि एटमॉस्फेयर इवॉल्व कैसे हुआ। मेरे भाई सालों पहले की बातें हैं, ठीक है, सदियों पुरानी बात, आओ मिलकर सुने कहानी, ठीक है। हुआ क्या था, ऐसा माना गया था, किसी ने देखा नहीं था, कि अभी अभी हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि सन जो है, जो सूर्य देव है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम भला है, ठीक है। सन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सारी चीजें हमें पता है कि सन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैंने बोला ठीक है सर, ओके आगे बताओ। मेरे भाई एक और थ्योरी ये कहती है कि अर्थ जो है सन के अंदर से निकला है, ठीक है, जैसे सन है वहां से अर्थ निकल गया, एक लावा, ठीक है। उस थ्योरी की मदद से हम जा रहे हैं कि सर सन के अंदर से अर्थ निकला, यानी उस समय अर्थ एक लावा है, उस समय एक अर्थ लावा है, पूरा पूरा भाई साहब पूरा आग ही है, आग ही आग। और कहीं ना कहीं अगर आग ही आग है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम है। अगर मैंने अर्थ सन के अंदर से बनाया तो सन के अंदर अगर हाइड्रोजन हीलियम था तो अर्थ के अंदर भी हाइड्रोजन एंड हीलियम था। मैंने बोला ठीक है सर। अब मैं अगर सन की टेम्परेचर की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि अगर आप कभी भी टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप जब भी कुकर पे पानी को गर्म करते हो तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैस बाहर भागती है, अंदर नहीं आती, बाहर भागती है। यानी जब भी टेम्परेचर बढ़ता है गैस एक्सपैंड करती है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपको ध्यान ही रखना है कि सर टेम्परेचर बढ़ा यानी गैस एक्सपैंड कर रही है, यानी डेंसिटी कम हो रहा है, यानी एक्सपैंड कर रही है। मैंने बोला ठीक है। यानी अगर मैं धरती की बात करूं तो हाइड्रोजन हीलियम इतना ज्यादा गर्म उस समय, अगर मोल्टन स्टेट में हमारा अर्थ है, अगर लावा के रूप में है एक, तो हाइड्रोजन हीलियम उसके अंदर है, लेकिन इतना गर्म है वो कि ये सारे सराउंडिंग्स में चले गए, ठीक है, आउटर एटमॉस्फेयर में चले गए। मैंने बोला ठीक है चले गए। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी समय बाद, सालों बाद, 500 साल, 1000 सालों बाद, 1500 सालों, क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अंदर ठीक है लावा है, अंदर ठीक है लावा है, लेकिन बाहर में एक फ्रोजन टाइप की चीज बन गई। समझ रहे हो? ये आप समझ कैसे सकते हो? अगर आपने कभी मूवीज में, ठीक है, रियल लाइफ में देखिए 99.9% चांस है आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ क्या नहीं देखा होगा कि आपने मूवीज में देखा होगा कि सर एक लेक है जो कि बाहर से जमा हुआ है, लेकिन अगर सस्पेंसफुल मूवी है तो उस पर जो हीरो होता है वो खड़ा होता है और हीरोइन खड़ी होती है। अचानक से हीरोइन की नीचे की जो जमीन है, वो जो फ्रोजन जो लेक है वो क्रैक करने लग जाता है और हीरोइन खड़ाक से नीचे गिर जाती है, और खड़ाक से नीचे गिरती है तो उसके अंदर पानी होता है, ठीक है, और हीरो बचा लेता है उसे बाद में, वो बात अलग है। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि बाहर में एक फ्रोजन चीज है और अंदर में पानी है। भाई साहब इतना तो 5वीं का छात्र का एक स्टूडेंट बता दे, 5वीं कक्षा का एक छात्र बता दे कि भाई साहब पानी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है
और आइस का टेम्परेचर कम रहता है। उसी थ्योरी के हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि धरती कई सालों बाद जब वो लावा के फॉर्म में थी, बाहर का जो ये जो है, बाहर का जो सरफेस है वो धीरे धीरे फ्रोज होने लगा, वो धीरे धीरे टाइट होने लगा, कड़क होने लगा। और अंदर तो आपका लावा भरा पड़ा है, अंदर तो आपकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। और इसी टेम्परेचर के चलते तो यहां की जो लिविंग प्लांट, ये जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे ग्रो करते हैं, मछलियां यहाँ पर जल पाती, क्योंकि अगर भाई पानी अगर नहीं रहेगा, पानी यहाँ पे बर्फ हो जाएगा, मछलियां कैसे जिंदा रहेंगी भाई। ठीक है, उसी थ्योरी के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ था। मैंने बोला ठीक है, धरती की बाहर फ्रोज हो गया। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम बाहर कहीं थे, लेकिन बहुत बाहर एटमॉस्फेयर में कहीं फैले हुए हैं। लेकिन भाई ग्रेविटी है, एकदम जाने नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखा है, लेकिन एकदम बाहरी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम है हमारे। अब क्या होता है कि इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर है, इतना ज्यादा यहां पर प्रेशर है कि कहीं 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 ये फूट के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, कहीं 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 ये फूट के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो कि हमने, अगर आपने कभी डोरेमोन वगैरह देखो तो आप कई बार टाइम मशीन से ऐसे जगह पे पहुंच जाते हो जहां पर भाई साहब वॉल्केनो इरप्शन ही हो रहा है। ठीक है, हर जगह भाई साहब पहाड़ फूट के एकदम गोले निकले जा रहे हैं, लावा निकला जा रहा है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन। मैंने बोला क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब इस प्रोसेस में वॉल्केनिक इरप्शन में ठीक है लावा निकल रहा है, उससे अपने को मतलब नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का यहां से रिलेशन ये बना कि यहां से डी गैसिंग हुई, यहां से गैस निकला। अगर आपने थोड़ा सा, अगर वो आपको पता हो तो, जैसे कि अगर एक कुकर होता है तो कुकर जब सीटी मारता है तो अंदर से गैस निकलती है। ठीक है, गैस निकलती है। अगर आपने कभी कुकर फटते हुए देखा हो, ठीक है, किसी वीडियो में फटता है तो ठीक है अंदर का मलबा निकला, लेकिन साथ में गैस निकली, क्योंकि वहां इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है उसका कि गैस निकली। अब उसी को बोलते हैं डी गैसिंग। अब इसके अंदर से निकला हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर से निकला हमारा मीथेन, इसके अंदर से निकला हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अंदर से निकला हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैंने बोला ठीक है, अपने काम की चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक सर, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम टेम्परेचर ज़्यादा बहुत बाहर जा चुके हैं, फिर एक फ्रोजन स्टेट बन गया, उसके अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उसके अंदर से डीगैसिंग हुआ, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है सर, यहां तक ठीक है। अब बात यह आई कि अभी तक धरती पे हमारे ऑक्सीजन नहीं आया। ठीक है, बात यहां पर आकर अटक रही है कि धरती पर अभी तक हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आया। मैंने बोला हाँ सर बात सही है, ऑक्सीजन अभी तक नहीं आया, ऑक्सीजन कैसे आएगा। एक और मान्यता ऐसी है, एक और मान्यता ऐसी है कि धरती पर पानी बाहर से आया है। ठीक है, ये ज्योग्राफी कहता है भाई। ठीक है, धरती पर पानी बाहर से आया है, इसको बोलते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स बोल दो, या फिर मोटा भाषा में आइस बॉडीज बोल दो, या फिर आईसी बॉडीज बोल दो। आईसी बॉडीज का बम्बार्डमेंट होता है धरती के ऊपर, इसको कॉमेट्स बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म्स में, लेकिन अभी समझने के लिए हम आईसी बॉडीज ही मान लेते हैं। बम्बार्डमेंट होता है, गिरते हैं बहुत सारे, जैसे एस्ट्रॉइड्स धरती पर टकराते हैं वैसे कॉमेट्स टकरा दे, बर्फीले चीज टकरा दे तत्व, और वहां से धरती पर पानी आया बहुत सारे। जैसे कि वॉल्केनिक ये एस्ट्रॉइड्स के गिरने के कारण पूरा का पूरा जो डायनासोर वाला युग था वो खत्म हो गया, ऐसा माना जो जाता है। वो जब खत्म हो गया, इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट हुई कि पूरा का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया उन लोगों का। उसी प्रकार से आईसी बॉडीज की वहां पे बम्बार्डमेंट हुई थी इतनी ज्यादा, और वहां से धरती के ऊपर पानी आया। ठीक है, वहां से धरती के ऊपर पानी आया। मैंने बोला ओके एक सेकेंड, जस्ट लेट मी सी की वीडियो चल रहा है। हाँ जी 14 मिनट हो गए। हाँ ठीक है, आईसी बॉडीज आई, यहां से धरती के ऊपर पानी आया। अब इतिहास इस बात का गवाह है कि पानी, साइंस इस बात का गवाह है कि पानी जहां भी आ जाता है वहां पर लाइफ एक टर्म उसके साथ जुड़ जाती है। जल है तो कल है कहते हैं, यानी पानी आया उसके अंदर से लाइफ हुई। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन सारी चीज़ों में तो आपने जरूर देखा होगा कि कौन सा पहला एक ऐसा उसके अंदर जीव बना होगा, पहले प्लांट्स बने फिर एनिमल्स बने, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम बस अभी आते हैं कि लाइफ इन द सेंस प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, जी हाँ, हम मानते हैं कि प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, प्लांट्स में भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है। ठीक,
प्लांट्स हैं। और मेरे भाई इस बात में करने में कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि इस दुनिया में मैं जीवित हूं, आप जीवित हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा धरती इसी चलते चल रहा है क्योंकि प्लांट्स हैं यहां पर। इन्होंने क्या किया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला इसको लिया, इनहेल किया। ये जो आईसी बॉडीज थी इसमें जो पानी है उसको लिया, या फिर कह सकते हैं वाटर वेपर्स, इससे बना दिया इससे बना दिया ऑक्सीजन और अपना ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। इसमें हमें नहीं जाना यार, एक सेकंड यार, यही दिक्कत है। रात के 2 बजे आप वीडियो शूट करो, आपका गला खराब हो जाता है। रियली सॉरी। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया? और इसी प्रोसेस को तो हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट के मदद में, भाई हीट की कमी थी, सनलाइट की नहीं थी, उसके हमने ऑक्सीजन बना लिया और ग्लूकोज बना लिया, C6H12O6। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं हमें, ऑक्सीजन यहां से बना। एक और थ्योरी ये कहती है कि जब पानी आया तो यहां से हीट के चलते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट गया, इतनी ज्यादा हीट थी। ठीक है, इसको फोटोलिसिस बोलते हैं, फोटोलिसिस। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, बट अंत में कंक्लूजन ये निकल रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और इसी प्रकार से धीरे धीरे जाके एक एटमॉस्फेयर बन गया। सदियों लग गए भाई, लेकिन एक एटमॉस्फेयर बन गया, एक गैस बन गया जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस धीरे धीरे इसमें आई। दिस इज हाउ एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड, दिस इज हाउ एटमॉस्फेयर वाज इवॉल्व्ड। अब इस एटमॉस्फेयर की जो कंसेंट्रेशन है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, देयर इज अ टर्म यूज्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्टिविटीज। अब जो एटमॉस्फेयर की जो कंसेंट्रेशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते और बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो पहले 5 बिलियन, ठीक है, 5 कुछ पार्ट्स पर मिलियन या फिर बिलियन थे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब 2020 के सर्वे में अब 35 पार्ट्स पर मिलियन या फिर बिलियन कह लो। ठीक है, मिलियन या बिलियन, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, इट्स मिलियन। ठीक है, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, या फिर आप वो हटाओ ना यार, 7 गुना भाई। ठीक है, 7 टाइम्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन अब बढ़ चुका है। मैं अगर आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स बताऊं तो 5 बिलियन टन्स, ठीक है, 5 बिलियन टन्स हमारे पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से निकालते थे। ठीक है, जब शुरुआत हुआ था, ठीक है, ह्यूमन काइंड का, और अब जाकर ये 35 बिलियन टन्स हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है वो दुगना 3 गुना नहीं हुआ है भाई, वो 7 गुना बढ़ गया ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते बाद में एटमॉस्फेयर के कंसेंट्रेशन में और भी जो चीज गैसेस आप पढ़ते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते जुड़ती गई बाद में। क्या ये बात मेरे को क्लियर है? मैंने बोला यस सर। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आएंगे एटमॉस्फेयर व्हाट, हाउ क्लियर हो गया एटमॉस्फेयर कैसे बना हमारा। ठीक है, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे कि सर एटमॉस्फेयर में है क्या क्या चीजें, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर जो है ना वो देखेंगे। और जब मैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करता हूं यानी मैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स की बात करता हूं कि अगर ये धरती है तो सबसे पहला एक लेयर आएगा, फिर दूसरा एक लेयर आएगा, फिर तीसरा एक लेयर आएगा, उस प्रकार से। तो सबसे पहला जो हमारा लेयर आता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और इसी में हम रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर मेरे भाई 12 किलोमीटर ऑन एन एवरेज के अराउंड हमारे पास एक्सपैंड है। ठीक है, अगर ये धरती है तो ऐसे प्रकार से 12 किलोमीटर के अराउंड हमारा ट्रोपोस्फेयर ऐसे धरती को एक ब्लैंकेट की ओर में इसने ओढ़ा हुआ है। मेरे भाई ट्रोपोस्फेयर ही एक ऐसा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर
सारे मतलब आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो ना, मतलब मैक्सिमम जो भी चीज़ें कांड हो रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ना घटना, प्रेशर बढ़ना घटना, विंड का बढ़ना घटना, ओशन का बढ़ना, ठीक, सुनामी आ जाना, ठीक है, वो आसमान से वो जो विंड के वो नहीं तूफान आ जाना, ये सारी चीज़ें जो बदमाशी हैं, ये सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में और जानना चाहते हैं यार। मैं पढ़ाना चाहता हूँ बहुत सही से, लेकिन मेरा गला सा नहीं दे रहा। ध्यान से देखना, थोड़ा धीरे से मैं बोलना चाहूँगा, तब शायद जाके ज़्यादा चीज़ें चलिए आराम से। ट्रोपोस्फेयर, ये जो मैंने 12 किलोमीटर लिखा, इस पे बड़ा बवाल है और इसको समझना होगा मेरे भाई। मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि अर्थ की जो शेप है वो कुछ ऐसी है, ठीक है, मानने के लिए, अभी समझने के लिए समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा है कि सर ये इक्वेटर्स पे बल्ज आउट है और पोल्स पे थोड़ा चिपका हुआ है। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन आप समझाना क्या चाहते हो? मैं समझाना यही चाहता हूँ कि ट्रोपोस्फेयर, अगर मैं इक्वेटर के पास चला जाऊँ तो यहाँ पर 17 किलोमीटर इसकी हाइट हो जाती है, यानी 17 किलोमीटर्स मेरे भाई। लेकिन वहीं अगर मैं पोल्स पे जाऊँ, तो मेरे भाई ये 9 या 8 किलोमीटर हो जाता है, यानी कुछ ऐसे। मतलब अगर ये मेरी धरती है तो ट्रोपोस्फेयर यहां पर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और पोल्स पे सबसे कम फैला हुआ है। रीज़न बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ में आया? मैंने बोला ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले ठीक है, मैंने थोड़ा सा फिजिक्स ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो उसके हिसाब से बताना चाहूँगा। जो पहला रीज़न है मेरे भाई वो है ग्रेविटी, ठीक है। दिस इज़ नॉट द मेजर रीज़न सेकंड पॉइंट पर आएगा, बट ठीक है, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा फिजिक्स में बताना, ग्रेविटी। मेरे भाई आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि धरती के पास एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी के चलते दुनिया चल रही है। लेकिन जो बात मुद्दे की ये है कि ये सब नहीं जानते, ठीक है, ये सब नहीं जानते, लेकिन अब जान जाना यहाँ से, आज के बाद मज़ा आएगा, ठीक है, माहौल बन जाएगा। आप ये जान जाओगे तो कहीं अपना, ठीक है, ज्ञान फेंको आराम से, ठीक है, फ्लैक्स करना है ज्ञान की करो भाई। अब देखो, इस पॉइंट पे यानी इक्वेटर्स पे ग्रेविटी कम होता है और पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होता है। अब मैं इसकी रीज़न नहीं बताने वाला, ठीक है, उसके लिए तो भाई यूट्यूब पे सर्च कर लो, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें आप सर्च करते हैं तो ये सर्च करिए कि सर इक्वेटर पे ग्रेविटी कम और पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा क्यों। लेकिन जानने वाली बात है, ज्योग्राफी में हमें कितना काम करेगा, इतना ही करेगा कि सर इक्वेटर्स पे ग्रेविटी कम है और पोल्स पे ज़्यादा। और मेरे भाई जहाँ तक कि मैंने फिजिक्स ये पढ़ा है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई नो कि सर ग्रेविटी का मतलब होता है कितने अट्रैक्शन से चीज़ें धरती अपनी ओर खींच रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, यानी उतना फोर्स से गैसेस को नहीं खींच पाएगा और पोल्स ज़्यादा खींच देगा, उसी चलते यहाँ पर 9 किलोमीटर, यहाँ पे 17 किलोमीटर होता है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो कि मेन रीज़न है वो होता है हमारे पास कि सर टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर ये वाला जो फंडा है, ठीक है, ये हमारा अगर इक्वेटर है, सबसे ज़्यादा सनलाइट इस जोन में हमारा बढ़ रहा होता है, जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब अगर ये सूरज है तो भाई कितना, भले ठीक है 23 डिग्री एक्सियल डिग्री फलाना निकालना, लेकिन टेम्परेचर, सनलाइट जो है यहाँ पर ज़्यादा मार रही होती, यहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा मार रही होती, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और मैंने पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते गैस एक्सपैंड करता है, गैस दूर जाता है। गैस एक्सपैंड इसलिए करता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो गैसेस ऊपर उठने लगेंगी। लेकिन वहीं पोल्स की मैं बात करूं तो वहां पर उतनी सनलाइट नहीं पहुंच रही है, इसीलिए यहां पर 9 ही किलोमीटर, यहां पर 17 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है ट्रोपोस्फेयर का। दूसरा रीज़न, एक और रीज़न है, ठीक है, यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ आपको जाननी चाहिए। तीसरा रीज़न जो होता है वो एक्सिस होता है, ठीक है, रोटेशनल, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर आप बस रोटेशन की बात कर लो अर्थ की। मेरे भाई आप पंखे को देखो, पंखे को देखो। अगर आपके ऊपर पंखा चल रहा है तो अगर आप सेंटर की बात करोगे तो वो सबसे कम घूम रहा होता है, ठीक है, सबसे कम घूम रहा होता है। और कोनों की बात करो तो सबसे तेजी से घूम रहे होते हैं, ठीक है।
पहले फैक्ट देख लिया, ऊपर देख लो, पंखा चला के देखो, बीच वाला सबसे कम घूमेगा, ये वाला सबसे ज़्यादा घूमेगा। फैक्ट देख लिया। मोटी बुद्धि में समझा देता हूँ, अगर मैं बस धरती के इस पार्ट की बात करूँ तो इसको केवल इतना ही एरिया कवर करना है, तो इसको ज़्यादा तेज घूमने की ज़रूरत नहीं है, तो वो धीरे से घूम के काम चला लेगा। 24 घंटे में इतना ही इसको घूमना है, लेकिन इस एरिया से इस एरिया तक इसे पहुंचना है 24 घंटे में, तो इसको स्पीड में घूमना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा डायमीटर है, तो उतना कवर करने के लिए इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ज्योग्राफी से मोटा मोटी दूसरा क्लियर हो गया। थोड़ा सा फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स की हम जब बात कर रहे होते तो हम ओमेगा की बात कर रहे होते। ओमेगा की जब हम बात कर रहे होते यानी हम, ठीक है, यानी हम वेलोसिटी की बात कर रहे होते, हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे होते, और ये जो है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। यानी सर यहाँ से रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है, ये जो रेडियस अगर ज़्यादा होगा यानी यहाँ पर ज़्यादा बल्ज है, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा बल्ज होता है, यानी रेडियस ज़्यादा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितने स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी इक्वेटर्स पे, और पोल्स पे वेलोसिटी कम होगी। 3 तरीके से मैंने आपको इसको पचवाना चाहा, लेकिन अंततः समझना ये है कि यहाँ पर इक्वेटर्स पे वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब बस यही हुआ कि आप पंखा चला कर देखो, अगर आप ऐसे चीज़ें फेंकने लग जाओगे तो अगर यहाँ पर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो जो गैसेस है वो दूर फेंकाएंगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर आ गया फिजिक्स, ठीक है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लाना, लेकिन ठीक है, अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है, आपने पंखा चलाया होगा कभी, तो चीज़ें दूर मार रहा होता। आपने कभी अगर गांव में बेना चलाया हो, ठीक है, बेना से अपना जैसे भाई इस प्रकार से, ठीक है, हवा मारते हैं ना, तो बेना चलाते हो, तो ऐसे आप मार रहे हो, यानी अगर वेलोसिटी ज़्यादा यानी हवा दूर फेंक रहे हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो हवा दूर फेंकेगा, यही यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है ये बढ़ने वाली है, एयर ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है यानी 17 किलोमीटर, और यहाँ पर उतना नहीं होने वाला है यानी यहाँ पे 9 किलोमीटर। 100 बात की एक बात, क्या ये क्लियर है? एकदम क्लियर है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या हम देखेंगे, ठीक है, अब जो बात आती है काम की वो ये आती है कि सर ट्रोपोस्फेयर में सारे कांड हो रहे होते हैं, और इसीलिए इसका एक अलग से नाम दिया जाता है कांडू या फिर जोन ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, ये सारे कांड इसके अंदर हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको जोन ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं। हर चीज़ इसी में। ऐसा क्यों है अब समझना मेरे भाई। कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक खतरनाक गैस होती है, बदमाश है साला। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बदमाश गैस है, और बदमाश जो होते हैं मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं, वो उड़ नहीं पाते यानी डेंस होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड बदमाश है, मोटा है, डेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई डेंस है, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई गैस डेंसिटी गैस की ज़्यादा होगी तो वो नीचे बैठेगा, और डेंसिटी गैस की कम होगी तो वो ऊपर उठेगा। कार्बन डाइऑक्साइड सिंस इट इज डेंसर गैस है, वो नीचे बैठेगा, यानी ट्रोपोस्फियर में नीचे वाले पार्ट में होगा। यानी हम जहां पे रह रहे हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। आप ऊपर चलते चले जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है वो थिन होते जाएगा। मैंने बोला बढ़िया है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डायरेक्ट रिलेशन है वो टेम्परेचर से है भाई साहब। कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्लुएंसेस टेम्परेचर, मेरे भाई डायरेक्ट रिलेशन है। आप मेरे भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड है यानी टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ठीक है, ये फैक्ट है भाई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है यानी टेम्परेचर बढ़ने वाला है, क्योंकि ये ट्रैप कर लेता। आपने अगर कभी भी जीवन में ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना हो ऑब्वियसली सुना होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब आप बात कर रहे होते हैं तो वहां पर ये करता क्या है कि सर जो रेडिएशंस जा रहे होते हैं वापस, जो रेडिएशंस धरती पर पड़क कर सूरज से धरती, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले, लेकिन धरती पर जो रेडिएशंस पड़क कर वापस जा रहे होते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वो बढ़ गया तो वो वहीं पर इसे ट्रैप कर लेते हैं। उसीलिए इसका टेम्परेचर बढ़ाता है, गैस इसका टेम्परेचर बढ़ाता है, धरती का टेम्परेचर बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट रिलेशन हुआ हमारे पास टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर अगर कहीं भी बदला मेरे भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ गया मेरे भाई, प्रेशर से उसका खेल शुरू। टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, मैंने बोला सही बात है। प्रेशर से खेल गड़बड़ हुआ, यानी एक और बात अब यहां पे हम सीखेंगे, बहुत बवाल चीज़ है भाई।
आपने अगर कभी जीवन में लैंड ब्रिज, सी ब्रिज का नाम सुना, उसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अगर सुना हो तो मुख्य कारण टेम्परेचर और प्रेशर ही होता है। और मेरे भाई अगर आपने कभी विंड का बारे में सुना हो, बात विंड सुना हो ना, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। अगर हवा यहाँ पर स्थिर है तो यहाँ पर समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे हवा अगर मूव करने लग गया, यानी सर हम विंड की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड का मुख्य कारण होता है प्रेशर। और हवा बहती क्यों है, ठीक है। कई बार अगर दिमाग में सवाल आया हो कि भाई ये हवा आया कहां से, अचानक से, ठीक है, तेजी से एक हवा आई, जुल्फों को लहरा गई, ये हवा आया कहां से? इट्स ड्यू टू प्रेशर। मेरे भाई अगर ये एक लैंड है और अगर ये एक लैंड है मेरे भाई, या फिर सिंपल सी अगर हम बात करें पानी, ठीक है, एक सिंपल सी बात करें, यहां से अगर आप पानी छोड़ दो, यहां से अगर आप पानी छोड़ दो, डगरते हुए नीचे आएगा, यानी हाई वाले जगह से लो वाले जगह पे आएगा। हवा भी ऐसा ही बदमाश है। अगर यहां पर हाई प्रेशर रहा, अगर यहां पर हाई प्रेशर रहा, भाई साहब हवा जो है ऑलवेज लो प्रेशर की तरफ भागता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये चीज आपको मदद करने वाली है भाई, कि आपको समझना होगा कि सर हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, इट ऑलवेज हैपेंस, तभी हवा मूव ही कर पाता है भाई, ठीक है। हाई प्रेशर कहां पर होगा, जहां पर हाई प्रेशर कहां पर होगा, आप ये बताओ, हाई प्रेशर कहां पे होगा? जहां पर गैसेस ज्यादा है, ठीक है। लो प्रेशर कहां पे होगा मेरे भाई? जहां पे गैसेस कम है। गैसेस कम कब होगी? जब गैसेस की डेंसिटी कम होगी और वो ऊपर उठेंगे। और गैसेस की डेंसिटी कम कब होगी? जब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी कहीं ना कहीं प्रेशर और टेम्परेचर का तो इनवर्स में रिलेशन आ रहा है भाई, उसके बारे में हम बात अभी नहीं करते, ठीक है, उनका क्या रिलेशन है। लेकिन यहां से तो ये बात क्लियर हो कि लो प्रेशर कब होगा? जब वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। मैं लो प्रेशर इन द सेंस, आप समझ रहे हो, मैं गैसेस की बात कर रहा हूं कि भाई वहां पर लो प्रेशर है, यानी यहां पर गैस नहीं है। गैस क्यों नहीं है? क्योंकि गैस की डेंसिटी कम होगी। गैस की डेंसिटी कम होगी यानी गैस ऊपर उठ गया। गैस ऊपर क्यों उठा? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा था। और जैसे ही यहां से गैस ऊपर उठा, इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए दूर से जहां पर ज्यादा हायर प्रेशर में गैसेस है, वो उड़ के यहां पर आएंगी और इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगी, वैक्यूम नहीं छोड़ेंगी। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। समझाने का तात्पर्य ये था कि सर टेम्परेचर बदला यानी प्रेशर बदला, प्रेशर बदला यानी यहां पर विंड आएगा, यहां पर साइक्लोन आएगा, यहां पर सारी वेदर फिनोमिनाज होंगी। उसीलिए इसे ट्रोपोस्फियर को जोन ऑफ मिक्सिंग कहा जाता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। कार्बन डाइऑक्साइड पे एक और चीज है, मैंने आपको बताया कि सर ये डेंस है। डेंस है यानी नीचे रहेगा, यानी अगर मैं ऊपर जाने लग जाऊं, यानी अगर मैं ऊपर जाने लग जाऊं, धरती के ऊपर जाने लग जाऊं, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता नजर आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डेंस है तो नीचे उसने जगह छेका हुआ है। मैंने बोला ठीक है सर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने बताया था कि सर कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो तापमान बढ़ाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर उठ रहा हूं यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है। और यहां से एक रिलेशन आता है लैप्स रेट का, दैट इज इक्वल्स टू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मेरे भाई हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिराव आता है। ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसको नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, लेकिन अभी आप लैप्स रेट समझो, बाद में हम चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन दिस इज अ लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर। हर 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फियर के अंदर, तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरने वाला है। मैंने बोला डन है बात, फिक्स है बात, आगे बढ़ते हो आप। आखिरी जो इसमें एक टर्म आता है वो ये आता है, आखिरी एक, ठीक है, एक फैक्ट छोटा सा, ठीक है, आपको एनसीईआरटीज में लिखता हुआ मिल जाएगा। ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज मेरे भाई, ट्रोपोस्फेयर की जो आखिरी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो एंडिंग है ना, जो जैसे ये अगर धरती है, ये अगर धरती है तो यहां तक अगर ट्रोपोस्फेयर है, तो ये वाला जो लास्ट वाला जो लेयर है,
ठीक है, लास्ट वाला, तो इसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का ही। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई मेरे इक्वेटर का ट्रोपोफोज और पोल के ट्रोपोफोज में टेम्परेचर किसका ज्यादा या कम होगा, आपका जवाब क्या आएगा? ऑब्वियसली आपका जवाब आना चाहिए कि सर पोल पे पहले से ही टेम्परेचर कम है, आप और ऊपर उठ गए यानी टेम्परेचर तो इसी का कम होगा। बट दैट्स व्हेन सरप्राइज कम्स। पता ये चलता है कि सर इक्वेटर वाले ट्रोपोपोज की टेम्परेचर पोल वाले ट्रोपोपोज के टेम्परेचर से कम है। मैंने बोला ये तो बवाल चीज बात है भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर 17 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 17 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी अगर सरफेस पर मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री भी था तो 17 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरा तो 17 किलोमीटर में इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरेगा, यानी ये इसे माइनस कर दोगे। मेरे भाई पोल पे कितना टेम्परेचर होगा? 10 डिग्री सेल्सियस। यहां से माइनस होगा भी तो कितना? मैक्सिमम आप 9 किलोमीटर जाओगे और 9 गुणे 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी भाई लास्ट में आप कैलकुलेट करके देखोगे मेरे भाई ये वाली डिग्री, ये जो है माइनस नेगेटिव विल बी मच ग्रेटर, यानी टेम्परेचर यहां का ज्यादा कम होगा। और यहीं पे इंपैक्ट डालता है कौन? ये 6.5 डिग्री सेल्सियस यानी लैप्स रेट। ये एक एप्लीकेशन था लैप्स रेट का, जिसको बताने का यहां पे मतलब आता है कि सर ट्रोपोपोज पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही? बोले यस सर, डन है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि सर स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। ठीक है, धीरे धीरे गला भी ठीक होने लग गया, क्या बात। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो है भाई थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फेयर पे आते हैं। ठीक है, इंक बढ़ना पड़ेगा लेकिन फिर वीडियो लेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ के सरफेस से। स्ट्रेटोस्फेयर में जो इनिशियल 35 किलोमीटर है, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इनिशियल 35 किलोमीटर है वो ओजोनोस्फेयर बोलते हैं उसे। ठीक है, ओजोनोस्फेयर या फिर ओजोन लेयर। मेरे भाई ओजोन इज अ गैस, ओजोन इज अ गैस। होता क्या है कि जब ये सनलाइट से टकराता है तो ये टूट के ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में बिखर जाता है। ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। हाईली क्या बोलते हैं भाई साहब? हाँ, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, सासुर के नाथ। ये क्या करता है भाई साहब? इससे टकराता है, फिर ये काम कराता है, फिर ये काम कराता है, फिर ये जुड़ जाता है, फिर ये इससे जुड़ जाता है, फिर ये होता है। ये चीजें होती रहती है ये भाई साहब। ठीक है, ओजोन सनलाइट से टकराया, इसमें टूटा, फिर ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि फिर से ऑक्सीजन में जुड़ गया, फिर ओजोन बन गया। सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन ये सारा चीजें बुर्बक बनाने के लिए किसको? एच म्यू को, यानी सनलाइट को। समझ रहे हो? अंततः बुर्बक बनाया जा रहा है। अंततः ओजोन का ओजोन बचा रह गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बचा रह गया, लेकिन इन्वॉल्व कौन हो गया? सनलाइट। और इससे हमें फायदा मिल गया, क्योंकि अगर यूवी रे ये जो आ रही है हमारे पास, यूवी रे अगर जो आ रही है, अगर यहां पर इन्वॉल्व नहीं हुआ होता, ठीक है, ये मान लीजिए दुश्मन है और इसको मैंने बुर्बक बना लिया, यहां पे रास्ते में बुर्बक बना लिया तो यहीं पे फंसा रहेगा। अगर ये आ जाता तो तबाही ला देता भाई, स्किन कैंसर, सारे के सारे प्लांट्स खराब कर देता भाई। यूवी रेडिएशन इतनी खराब चीज है, इतनी खराब चीज है कि भाई साहब ओजोन डिप्लेशन आ गया इसके चलते। ओजोन डिप्लेशन आ गया इसके चलते, क्योंकि हमने खुद ही, ठीक है, मानव ही मानव का दुश्मन है, मैंने बताया था ना, मानव ही मानव का दुश्मन है। तो डिप्लेशन आ गया। अब ओजोन डिप्लेशन आ गया एंटार्क्टिका में। एक खतरनाक बात, इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आप जानना चाहेंगे। एंटार्क्टिका, इट इज रिलेटेड टू टॉपिक, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू टॉपिक, बट ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप जाने इसे। मेरे भाई आपने ये सुना होगा कि एंटार्क्टिका में ओजोन डिप्लेशन होता है। मैंने बोला हाँ सर, सुना तो है। मेरे भाई बात, कंफ्यूजन मुझे क्या हुआ कि भाई एंटार्क्टिका में तो लोग ही नहीं रहते। सवाल सही है या नहीं? एंटार्क्टिका में तो लोग ही नहीं रहते। मैंने बोला हाँ, बात तो सही कह रहे हो। यानी
हमने ये जरूर सुना है कि ओजोन डिप्लेशन आता है सीएफसीज के चलते। इतना तो कहीं ना कहीं मतलब व्हाट्सएप नॉलेज तो बता देता है कि सर सीएफसीज के चलते ओजोन डिप्लेशन आ रहा है, बहुत खराब चीज़ है सर। हाँ, फ्रिज नहीं चलाना चाहिए, एसी नहीं चलाना चाहिए। मेरे भाई एंटार्क्टिका में कौन फ्रिज चला रहा होगा? एंटार्क्टिका में एसी कौन चला रहा होगा? नहीं सर, वो चला रहा होगा, वो जो क्या बोलते हैं, गीजर चला रहा होगा, हीटर चला रहा होगा। अरे भाई ठीक है, फिर भी फ्रिज कौन चला रहा होगा? सीएफसीज के मेन जो प्रोड्यूसर है वो वही है। सही बात है सर, एसी तो कोई चला नहीं रहा। सारे के सारे एसी, फ्रिज, फलाना ढिंकाना जो सीएफसीज का प्रोडक्शन है वो तो ये ससुरी कर रही है, ये वाली जनता है ना। मैंने बोला हाँ, एंटार्क्टिका बेचारा यहां पर, एंटार्क्टिका और आर्कटिक तो यहां पर बेचारे फंसे हुए हैं। मैंने बोला हाँ, पोल्स पे। ये ससुरा डिप्लेशन एंटार्क्टिका पे क्यों हो रहा है? गजब सवाल है, हाँ या ना। इसका जवाब बड़ा आसान है, बड़ा आसान। पहला जो मैंने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आप ये समझ जाओ कि टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, गैस ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें उसी पे। मेरे भाई क्या मैं ये जानता हूँ कि पोल्स का टेम्परेचर कम होता है? अगर पोल्स का टेम्परेचर कम होता है यानी गैसेस वो अपने तरफ श्रिंक कर देता है। टेम्परेचर कम है यानी गैसेस की डेंसिटी बढ़ गई, यानी सरफेस की तरफ गैसेस आ गई। अगर सरफेस की तरफ गैसेस आ गई तो यहां पर एक वैक्यूम बन गया। इस वैक्यूम को कवर करने के लिए यहां पर जो गैसेस हैं सारी की सारी हाई प्रेशर में हैं, ये सारी यहां पर डूब जाती हैं। ठीक है, यहां पर जो गैसेस होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, तो यहां पर वैक्यूम बन जाता है। इस वैक्यूम को कवर करने के लिए जो गैसेस हैं वो यहां पे आती हैं और ये सारी गैसेस के अंदर सीएफसीज होता है। तो सारे दुनिया का ससुरा सीएफसी एंटार्क्टिका या फिर आर्कटिक पोल्स पे पहुंचा हुआ है, उसी चलते वहां पर ओजोन डिप्लेशन होता है। दिस इज द रीजन। आप कहीं भी माहौल बना सकते हो भाई साहब, ठीक है। ज्ञान की फ्लेक्स करो, मैं हरदम बोलता हूं, ठीक है। घड़ी, चश्मा, ये सारी चीजें, कपड़े, ये सब फ्लेक्स नहीं, ज्ञान का फ्लेक्स होना चाहिए। दिस इज द फ्लेक्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। स्ट्रेटोस्फेयर की बात क्लियर होगी। अब जो बात आती है वो आती है मीजोस्फेयर की, ठीक है। चुटपुटिया है, ठीक है। मीजोस्फेयर मजेदार, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। मीजोस्फेयर की बस एक बात याद रखना, इसमें भाई साहब कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। टेम्परेचर घटता रहता है, ठीक है। इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मीजोस्फेयर बस एक, ठीक है, ट्रांजिशन लेयर है, ठीक है। एक काम आप ये ध्यान रखते हो मीजोस्फेयर का कि सर जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो मीजोस्फेयर पे आते आते खत्म हो जाते हैं। खत्म होने का शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुका है, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लेकिन मीजोस्फेयर पे आते आते भाई साहब ये खत्म हो जाते हैं। मतलब लास्ट मीजोस्फेयर पे ये टिकेंगे। जो भी हम टूटता हुआ तारा देखते हैं ना कि हाँ गायब हो गया, जो गायब होता है मीजोस्फेयर के एंड तक वो गायब हो जाता है। ये इसका एक फंक्शन है। हाँ, ये द्वारपाल है एक तरीके से कि भाई साहब यहां से आगे नहीं बढ़ोगे बाबू, ठीक है। वहीं पे एक आध एस्ट्रॉइड होते हैं जो कि पार कर जाते हैं, ठीक है। वो सिटी पे गिर जाते हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने कल ही का एक न्यूज़ पढ़ा था कि एक एस्ट्रॉइड आ रहा है, मेट्रॉइड आ रहा है, वो एक इतनी एनर्जी है उसके पास, 2032 तक वो आएगा। दिस इज़ ठीक है, ये सही की न्यूज़ है, फ्रॉड नहीं। 2032 तक है, वो एक पूरा शहर उड़ाने की ताकत रखता है। बूम, 2032 है, टाइम है, ठीक, तब तक शादी ब्याह हो जाएगा अपना। थर्मोस्फेयर की बात करते हैं अब। थर्मोस्फेयर की बात करते हैं। थर्मोस्फेयर, इसका एक और नाम है, ठीक है, आयोनोस्फेयर। हाँ या ना मेरे भाई। आयोनोस्फेयर यानी आयोनाइजेशन, बोला ठीक है सर। आयोनाइजेशन क्यों बोल रहे हो उसे? क्योंकि मेरे भाई सनलाइट की इतना ज्यादा इंटेंसिटी है ना, इतना ज्यादा इंटेंसिटी है ना कि यहां पर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। और इसी चलते एक खासियत है उसकी, थर्मोस्फेयर की एक खासियत है मेरे भाई, इसी चलते, इस आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी के चलते। क्या खासियत है सर? मेरे भाई क्या हरदम से सैटेलाइट रहा होगा? मैंने बोला नहीं, सैटेलाइट तो भाई साहब हाल ही में बने हुई चीजें। तो इससे पहले लोग रेडियो कम्युनिकेशन करते कैसे थे? नेचुरल रेडियो कम्युनिकेटर था भाई ये, नेचुरल रेडियो कम्युनिकेटर।
सैटेलाइट करता क्या है कि भाई नीचे से कोई रेडिएशन फेंका गया, वो ऊपर टकरा के फिर वो वापस दूसरी जगह फेंक देगा। यही ये टकरा कर, ये जो फ्रीक्वेंसीज है टकरा के वापस फेंकने वाला काम थर्मोस्फीयर करता ही रहता है। और पहले जमाने में इसी को सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है इतने डिटेल में, पर फिर भी जस्ट इन केस इस पे थोड़ा हिंट कर दिया था इसने सवाल में, आप जान लेना इसको कि डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर, थर्मोस्फेयर इतने लेयर्स में बटा हुआ है। डी लेयर जो है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसीज के जो रेडिएशंस हैं उसको रेडिएट बैक करता है। ई लेयर मीडियम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को रेडिएट बैक करता है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को रेडिएट बैक करता है। लेकिन मेरे भाई अगर रात हो जाएगी फिर क्या होगा? तब तो सनलाइट होगा नहीं। सनलाइट अगर नहीं होगा तो आयोनाइज तो कर नहीं पाएगा, और आयोनाइज नहीं कर पाएगा तो ये जो रेडियो कम्युनिकेशन वाली चीज है ये भी नहीं हो पाएगी, यानी इट्स ओनली वैलिड टिल डे। ठीक है, उसीलिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ रही। ठीक है भाई साहब, क्या ये मेरी बात ये क्लियर है? मैंने बोला हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको देख के जाना होगा, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? ठीक है, 10-20 से शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। ये है मान लो हमारा ट्रोपोस्फेयर, ये है मान लो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, ये है मान लो हमारा मीजोस्फेयर। ठीक है, क्लियर दिख नहीं रहा होगा बट स्टिल, और ये है हमारा थर्मोस्फेयर। मेरे भाई मैंने क्या बोला था, एक लैब थ्रेड चल रहा होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक लैब थ्रेड चल रहा होता है। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर, ठीक है, ये कितने तक है? टेम्परेचर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो मान लो यहां तक घटा उस टेम्परेचर, ठीक है, यहां तक घटा मान लो। स्ट्रैटोस्फेयर में मैंने बोला कि सर सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट है, यानी सर टेम्परेचर बढ़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई साहब 0 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, नहीं, इतना तक बढ़ेगा। सिंस मीजोस्फीयर में टेम्परेचर या फिर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर से टेम्परेचर घटेगा। और थर्मोस्फेयर में सिंस इतना ज्यादा सनलाइट है कि टेम्परेचर अतः बढ़ जाएगा, हाँ या ना? दिस इज अ बेसिक डायग्राम, ठीक है, जो कि बहुत ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है। अगर आपको दिमाग में चीज़ें याद है तो ये याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये याद रहेगा। और इसी चलते, इसी से रिगार्डिंग अगले वीडियो में बात होगी आगे हमारी। मैं पहले ही से बता देता हूँ कि अगली वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सर ये जो ग्रीन हाउस है वो हुआ कैसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है, एक्चुअल क्या रीज़न है ग्रीन हाउस का। और वो जो टॉपिक है वो रिलेटेड है टेम्परेचर से, तो हम टेम्परेचर के बारे में बहुत बढ़िया से बात करने वाले हैं कि सर टेम्परेचर के ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो उसे अफेक्ट करते हैं, लैटिट्यूड के बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में, सी से कितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है, नेचर ऑफ सरफेस, फिर हम विंड्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, मे बी एक वीडियो में कवर हो ही जाए, ना भी हो। एडवेक्शनल इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन, आउटकम्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। बस ये बताऊँगा, इंटरेस्ट बनाए रखना। और कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ टेल इट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट, ठीक है, आगे से उसमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी। ठीक है, जय हिंद।